नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। अपने 2 दिन के दौरे पर बंगाल और असम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी, तो कांग्रेस और टीएमसी पर वो जमकर बरसे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर असम के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया, तो बंगाल में टीएमसी के महाजंगल राज से मुक्ति दिलाने की बात कही। क्या रहा प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में, खास करेंगे विस्तार से चर्चा। दिखाएंगे खबर बंगाल में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शनों पर चल रही राजनीति की। होगी बात महाराष्ट्र निकाय चुनाव के बाद मेयर के नाम को तय करने को लेकर हो रही बैठकों की। करेंगे बांग्लादेश के हालात की चर्चा। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने बंगाल को सौंपी विकास परियोजनाओं की सौगात। भ्रष्टाचार, महाजंगल राज, घुसपैठियों को लेकर टीएमसी पर साधा निशाना। कहा टीएमसी कर रही राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़। पीएम मोदी ने असम में रखी काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला। 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी दिखाई हरी झंडी। कांग्रेस पर लगाया असम में घुसपैठियों को बसाने का आरोप। नक्सलवाद पर प्रचंड प्रहार लगातार जारी। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ में 2 माओवादियों को किया गया ढेर। भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद। ग्रीनलैंड पर अमेरिका और यूरोप में बड़ी तकरार। कई देशों को विरोध करना पड़ा भारी। अमेरिका ने 10% टैरिफ लगाने का किया ऐलान। मामले पर यूरोपीय देशों की अहम बैठक। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं रुक रही हिंसा। पिछले 2 दिनों में 2 हिंदुओं की हत्या। अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा की मांग को लेकर ढाका में भारी विरोध प्रदर्शन। मौनी अमावस्या पर दिखा आस्था का रंग। संगम तट पर 4.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। अयोध्या, हरिद्वार, वाराणसी समेत दूसरे पवित्र स्थानों पर भी उमड़ा जनसमूह। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। अपने 2 दिन के असम दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलियाबोर में महत्वाकांक्षी परियोजना काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार इकोलॉजी और इकोनॉमी को एक साथ लेकर चलती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस काजीरंगा का विकास नहीं कर सकती, वो सिर्फ घुसपैठियों की वकालत करती है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर असम के साथ न्याय नहीं करने का आरोप लगाया। 6,950 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली काजीरंगा कॉरिडोर परियोजना का प्रधानमंत्री ने कलियाबोर में शुभारंभ किया। परियोजना में 35 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर होगा, जो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगा। साथ ही 21 किलोमीटर का बाईपास खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग 715 के 30 किलोमीटर लंबे खंड को 4 लेन का बनाया जाएगा। यानी कुल परियोजना 86 किलोमीटर की है। एलिवेटेड कॉरिडोर बन जाने से काजीरंगा वन्य जीवों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित हो सकेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2025 में एक भी राइनो के शिकार की घटना सामने नहीं आई है। एक समय था जब काजीरंगा में राइनो के शिकार की घटनाएं असम की सबसे बड़ी चिंता बन चुकी थी। हमने सुरक्षा व्यवस्था को नए सिरे से मजबूत किया। वन विभाग को आधुनिक संसाधन मिले, निगरानी तंत्र सशक्त हुआ, वन दुर्गा के रूप में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई गई। इसका सुखद परिणाम भी सामने आया। 2025 में राइनो के शिकार की एक भी घटना सामने नहीं आई है। कनेक्टिविटी को और बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी रोहतक, डिब्रूगढ़ लखनऊ अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि देश के विकास के साथ ही नॉर्थ ईस्ट भी विकास कर रहा है।
अब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और दिल दोनों के पास है। कनेक्टिविटी को लेकर कांग्रेस सरकारों द्वारा कम बजट दिए जाने की प्रधानमंत्री ने आलोचना भी की। जब हम रेल कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं तो इसका फायदा सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर होता है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट के लिए कनेक्टिविटी का विस्तार बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस ने कभी इसकी परवाह नहीं की। जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी तो असम को बहुत कम रेल बजट मिलता था, लगभग 2000 करोड़ रुपए। अब भाजपा सरकार में इसे बढ़ाकर लगभग 10,000 करोड़ रुपए सालाना कर दिया गया है। घुसपैठ को प्रधानमंत्री ने सुरक्षा, संस्कृति, जल, जंगल, जमीन के लिए खतरा बताया। उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर हमला किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अपनी नीतियों की वजह से देश का भरोसा खो चुकी है, जबकि भाजपा पर विश्वास बढ़ रहा है। यही वजह रही कि तिरुवनंतपुरम और मुंबई में भाजपा ने नगर निगम चुनाव में जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस घुसपैठियों की राजनीति कर देश की सुरक्षा खतरे में डाल रही है। साथियों, कांग्रेस से आपको बहुत सावधान रहना है। कांग्रेस की एक ही नीति है, घुसपैठियों को बचाओ, घुसपैठियों की मदद से सत्ता पाओ। पूरे देश में कांग्रेस और उसके साथी यही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि देश के विकास और विरासत के लिए भाजपा सरकारें प्रतिबद्ध हैं, जबकि विपक्षी दल नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कलियाबोर से अमरेंद्र गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में लगातार दूसरे दिन आज विकास की सौगातें दी। सिंगूर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने 830 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में ढांचागत विकास के बड़े काम शामिल हैं, जिनका फायदा बंगाल के लोगों को बड़े स्तर पर मिलेगा। राज्य की अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा तो स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बंगाल की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। पूर्वोत्तर भारत का विकास सरकार की प्राथमिकता। इसी कड़ी में पीएम ने जिन परियोजनाओं की शुरुआत की, उनमें बालागढ़ में विस्तारित बंदरगाह द्वार प्रणाली की आधारशिला और कोलकाता में अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक कैटामरान का शुभारंभ शामिल है। पीएम ने कहा कि पोर्ट और इकोसिस्टम का विकास रोजगार को बढ़ावा देगा। सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन संभव हो सके, इसके लिए पोर्ट, नदी जलमार्ग, हाईवे और एयरपोर्ट्स, इन सभी को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है। इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाले टाइम दोनों में कमी आ रही है। साथियों, हमारी कोशिश ये भी है कि हमारे ट्रांसपोर्ट के माध्यम नेचर फ्रेंडली भी हो। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक नाव से रिवर ट्रांसपोर्ट और ग्रीन मोबिलिटी दोनों को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेनें कोलकाता हावड़ा को आनंद विहार टर्मिनल से, कोलकाता सियालदह को बनारस से और कोलकाता सतरागाछी को ताम्बरम से जोड़ेगी। साथ ही पीएम ने जयरामबती, बरो गोपीनाथपुर, मैनापुर नई रेल लाइन का उद्घाटन भी किया। बीते 24 घंटे अभूतपूर्व रहे हैं। भारत के लिए पूर्वी भारत का विकास, इस लक्ष्य के साथ केंद्र सरकार निरंतर काम कर रही है। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन प्रारंभ हुई है। बंगाल को करीब आधा दर्जन नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी मिली है। आज 3 और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू हुई हैं।
इनमें से एक ट्रेन तो मेरे संसदीय क्षेत्र काशी बनारस की बंगाल से कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगी। केंद्र सरकार पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए लगातार कदम उठा रही है और इसी क्रम में पश्चिम बंगाल में इन नई परियोजनाओं का शुभारंभ राज्य के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सिंगूर से अजीत द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री ने सिंगूर में विशाल जनसभा को भी आज संबोधित किया तो टीएमसी सरकार पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के बाद अब बंगाल में महाजंगल राज को खत्म करना है। ममता बनर्जी सरकार पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र की योजनाओं को टीएमसी सरकार बंगाल में लागू ही नहीं होने देती, जिसके कारण बंगाल का विकास काफी पीछे छूट गया। पीएम मोदी ने सरकार बदलने का नारे को दोहराते हुए कहा कि जैसे ही बीजेपी की सरकार बंगाल में आएगी तो यहाँ के माफिया राज को खत्म कर दिया जाएगा और जनता के हित में विकास को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। साथियों, समय आ गया है जब घुसपैठ को भी पूरी तरह रोकना होगा और जो लोग बीते दशकों में फर्जी कागज बनाकर यहां घुल मिल गए हैं, उनकी पहचान करके उन्हें उनके देश वापस भी भेजना होगा। ये काम कौन कर सकता है? ये काम कौन कर सकता है? ये काम आपका एक वोट कर सकता है, आपके वोट की ताकत। सिंगूर में भाजपा की जनसभा में प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल की जनता के सामने तृणमूल सरकार की भेदभाव वाली नीतियों, खराब कानून व्यवस्था, गुंडागर्दी, भर्ती घोटाले और भ्रष्टाचार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि घुसपैठिए तृणमूल के पक्के वोट बैंक हैं, उन्हें बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। आप याद रखिए, टीएमसी को घुसपैठिए इसलिए पसंद है क्योंकि वो इनके पक्के वोट बैंक है। घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी किसी भी हद तक जा सकती है। बीते 11 वर्षों से केंद्र सरकार टीएमसी सरकार को बार बार चिट्ठी लिख रही है कि बंगाल के बॉर्डर पर फेंसिंग लगानी है, इसके लिए जमीन चाहिए, लेकिन टीएमसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी ऐसे गिरोहों को संरक्षण देती है जो घुसपैठियों को सुरक्षा देते हैं, उनके लिए फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते हैं। केंद्र की जन कल्याण की योजनाओं में अड़ंगा लगाने वाली तृणमूल सरकार को प्रधानमंत्री ने निर्मम सरकार कहा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा माफियाओं के हवाले है, कानून व्यवस्था गुंडों के, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में एक वोट की ताकत भाजपा की सुशासन वाली सरकार ला सकती है। भाजपा को आपका एक वोट पक्का करेगा कि बंगाल में फिर से संदेश खाली जैसी घटना न हो। भाजपा को आपका एक वोट इस बात को पक्का करेगा कि फिर से बंगाल में हजारों शिक्षक अपनी नौकरी नहीं खोए। टीएमसी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। यहां छोटे से छोटा टीएमसी का नेता खुद को बंगाल का माई बाप समझने लगा है। प्रधानमंत्री ने जनता से आह्वान किया कि भाजपा के सुशासन में राज्य में निवेश बढ़ेगा, अच्छी शिक्षा युवाओं को मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और इंफ्रा का विकास होगा।
प्रधानमंत्री ने यहाँ की महिलाओं और युवाओं से राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में बदलाव का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राज्य को विकास की नई दिशा दी जाएगी। कैमरामैन सुनील राणा के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, सिंगूर, पश्चिम बंगाल। तो इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी पीएम का दौरा, विकास की बयान, विपक्षियों पर वार। हमने देखा जहां विकास को बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नजर आए तो विपक्षियों पर भी सीधे तौर पे हमलावर प्रधानमंत्री नजर आए हैं। और इस खबर पे बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ में राजर्षि लहरी जी हैं जो कि प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं। इसके अलावा सोमनाथ सिंह रॉय जी हैं, नेता टीएमसी के हैं। प्रकाश चंदालिया जी वरिष्ठ पत्रकार कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और रविशंकर रवि जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार गुवाहाटी से। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सोमनाथ जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि सीधे तौर पे आरोप लगा है कि बंगाल के महाभ्रष्टाचार को अब खत्म करना है। बड़ा हमला प्रधानमंत्री ने ममता दीदी की सरकार पे बोला है। ये तो बहुत स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री ये बात कहेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री एक पार्टी का लीडर है, ये मानना पड़ेगा। बीजेपी पार्टी का लीडर है। बीजेपी अभी बंगाल में अपोजिशन में है। एक पार्टी का लीडर अपोजिशन को जो बोलना चाहिए था वही बोला है, इसमें फर्क है। हम लोग उतना सीरियसली ये बात को नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री इससे पहले जो बात किया है उसका कुछ वैल्यू नहीं रहा। बोला था आने का टाइम 15 लाख करके सबका अकाउंट में जमा होगा, हर साल 2 करोड़ आदमी का नौकरी मिलेगा देश में। तो ये प्रतिश्रुति डनलप में आया था 1-2 साल पहले, वहां पर बोला था डनलप ओपन हो जाएगा, डनलप जो फैक्ट्री है उसको ओपन कर देंगे। तो प्रधानमंत्री जब आते हैं, ये अपोजिशन का लीडर, अपोजिशन लीडर जो बोलना था प्रधानमंत्री वही बोला है। इसमें तो गुस्सा का आप एक तरीके से सीरियसली नहीं ले रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। ठीक है राजश्री जी, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि साहब प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं वो विपक्ष के नाते उनको कहना है। विपक्ष मतलब बंगाल में विपक्ष के नाते उस बात में बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, वो गंभीरता से ले ही नहीं रहे। आप भले ही महाजंगल राज की बात करिए। राजश्री जी। नमस्कार सभी दर्शकों को। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी का सभा जिस स्थान पे हुआ वो हुगली जिला के सिंगूर विधानसभा में ये सभा हुआ। सिंगूर जहां पे टाटा नैनो फैक्ट्री वो बनने वाला था और ममता जी जो उस समय विपक्ष की दल नेत्री थी, उनके कारण के लिए वहां पे फैक्ट्री ना बन पाई और 1 रुपया में जमीन देके तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सानंद में उस कारखाना को, फैक्ट्री को लेके चले गए। अब देखिए, जिस समय 2011 जिस समय ममता जी की सरकार बन रही थी पश्चिम बंगाल में, पहले मंत्रिसभा के जो अर्थ मंत्री, वित्त मंत्री बने थे पश्चिम बंगाल में, अमित मित्र जी, श्री अमित मित्र जी, उन्होंने सरकार बनने से पहले टेलीविजन में आके ये बयान दिया था कि जिस दिन सरकार बदल हो जाएगी, मतलब वामपंथियों से तृणमूल की सरकार बनेगी, उसके ठीक बाद वाले दिन 90,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट पश्चिम बंगाल में आएगी। इतनी सारी कंपनियां हैं जो इन्वेस्ट करना चाहती है बंगाल में। 2014 से लेके 2024 तक इन 10 सालों में बंगाल की मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी ने जो बंगाल समिट नाम का जो हर साल जो सभा करती आई है, उस सभा के हिसाब से, पश्चिम बंगाल सरकार के हिसाब से 24,000 करोड़, 24,000 करोड़, माफ कीजिएगा, 24 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की MOU साइन पश्चिम बंगाल सरकार ने की है। ये पश्चिम बंगाल सरकार के हिसाब से एक भी फैक्ट्री आज तक 2011 से लेके 2025 तक एक फैक्ट्री का उद्घाटन, ठीक है, जल्दी से सोमनाथ जी, सिंगूर का मायने यही है, सोमनाथ जी, सिंगूर का मायने यही है कि वहां पे फैक्ट्री आनी थी। 2011 की घटना सबको पता, अभी उन्होंने दोहराया लहरी जी ने भी। लेकिन इन्वेस्टमेंट के नाम पे बंगाल में क्या हुआ है, 3 बार सरकार रिपीट होती दिखाई पड़ रही है। उसके बाद जल्दी से सोमनाथ जी। नहीं, एक बात बताना चाहता हूं, सिंगूर का बात सिर्फ ममता बनर्जी ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था। वो वहां पर जो हुआ था, ममता बनर्जी ने जो आंदोलन किया था वो सही है, इसीलिए वहां पर जो लोग कल्टीवेट करते थे, 84 लोग जो लग गए, उन लोगों को जमीन वापस देना पड़ा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से। ऐसा ममता बनर्जी ने बोल दिया
सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी 84 सर, लोगों का इन्वेस्टमेंट क्या फॉर्मेट आया? मतलब सिंगूर का चलिए मान लिया, बट इन्वेस्टमेंट क्या आया? एक मिनट, राजश्री बोल रहा था जी कि इतना इतना स्ट्रक्चर हुआ तो, लेकिन आएंगे कैसे कंपनी? वो आप ईडी भेज देंगे। कोई कंपनी यहाँ पर कुछ भी करने चले आएंगे तो ईडी भेज देंगे, उसके इनकम टैक्स वाले भेज देंगे। ये सब जितना वो आप लोग का दफ्तर है बिजनेसमैन को प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, उन लोगों मतलब केंद्र सरकार वो एक तरीके से डिस्टर्ब करने की बात, आप ये आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, आपका ये आरोप आगे बढ़ाते हैं। प्रकाश अंदालिया जी, सवाल ये है कि एक तो सिंगूर में आज प्रधानमंत्री की सभा, वहां से महाजंगल राज की बात कहना, और अभी सोमनाथ जी ये कह रहे हैं कि साहब इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनियां अगर आए भी तो उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। जल्दी से प्रकाश जी। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री के रूप में पश्चिम बंगाल आने को अगर कोई गंभीरता से नहीं लेता है तो मुझे लगता है कि ये उनकी सत्ता का अहम बोल रहा है, और अहम का एक दिन चकनाचूर होना स्वाभाविक है। नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल के इन 2 दिनों के दौरान हजारों करोड़ रुपए की सौगातें दी हैं, और उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल में जो भ्रष्टाचार की सरकार, जो भ्रष्ट सरकार है, जिन्होंने हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार फैलाया है, शिक्षा तक के क्षेत्र को नहीं छोड़ा है, आम जनमानस के अंदर में इतना लोअर लेवल तक चला गया है कि सत्ता का ये बोल रहा है दादा। सोमनाथ जी, आपको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, प्लीज। करने वाले लोग सोमनाथ जी देखिए, आपको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, अपनी बात रख चुके हैं, प्लीज उनको अपनी बात सोमनाथ जी, प्लीज, आपसे मैंने 2 बार सवाल किया, अपनी बात रखिए प्लीज। डिस्कशन में है सोमनाथ जी, आपको बाकी लोगों का सम्मान भी करना चाहिए, लोग अपनी बात रख रहे हैं। मैं फिर आऊंगा आपके पास, प्लीज जल्दी से। हाँ, कुछ घुसाना चाहता हूं सोमनाथ जी प्लीज, एक सेकंड सोमनाथ जी प्लीज। हाँ रवि जल्दी से। नरेंद्र जी, जो लोग भारत के संविधान को नहीं मानते, फेडरल सिस्टम को नहीं मानते, जुडिशरी को नहीं मानते, हर तरीके से जनता का अपमान कर रहे हैं, भारत के नक्शे पर एक ऐसा राज्य पश्चिम बंगाल बनकर उभर गया है जो लगता है एक अलग राज्य है। और प्रधानमंत्री जी ने घुसपैठ की जो बात आज की है, शासन क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? दादा, ये कोई कांग्रेस प्लीज, सोमनाथ जी प्रधानमंत्री नहीं है कि प्लीज, बाकी मेहमान राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। सोमनाथ जी, आपको सोमनाथ जी की आवाज का डाउन इसलिए कुछ नहीं कर पा रहा। लोकतांत्रिक देश में नरेंद्र मोदी भारत का सौभाग्य है प्रधानमंत्री होना। यह कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं है कि 100 बार लगा देंगे, इमरजेंसी लगा देंगे। ये आपकी पैदाइश हो सकती है, आपकी मानसिकता हो सकती है। ईडी वाले अगर आकर के रेड करते हैं तो आप फाइल छीन के ले जाएंगे। यह नरेंद्र मोदी है, पूरे वर्ल्ड लेवल का इनका रेंज है, आप जानते हैं इनको, आप समझते नहीं है। अगर देश ठीक है, एक सेकंड तो यहाँ पर सोमनाथ जी, सोमनाथ जी एक सेकंड, खतरे में है। प्रकाश जी, सोमनाथ जी एक सेकंड प्लीज, प्रकाश जी, सोमनाथ जी एक सेकंड प्लीज, आप दोनों की आवाज नहीं आ रही, पहले थोड़ा सा आवाज कम कर दिए दोनों मेहमानों की प्लीज। रवि जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में असम से जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। प्रधानमंत्री इन 2 दिनों के दरमियान असम भी थे। रवि जी, सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने असम दौरे के दरमियान जहां विकास की बयार को लेकर तमाम बड़ी योजनाओं की शुरुआत की, तो कांग्रेस पर सीधा हमला किया कि साहब कैसे देश के हित के खिलाफ जाकर असम की जमीन को सौंप दिया गया घुसपैठियों के नाम पर। वो एक स्थिति साफ तौर पर उन्होंने फिर से एक गंभीर आरोप लगाया। किस तरीके से प्रधानमंत्री के इस आरोप को देखा जाए? रवि जी। देखिए भाई, पूरे देश में या जो बात बंगाल को लेकर चल रही है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन मैं ये बताता हूं कि पूर्वोत्तर के लिए नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं वो पूर्वोत्तर के लिए बिल्कुल एक महापुरुष के रूप में अवतरित हुए हैं। ये पूर्वोत्तर के लोगों का मानना है। मैं अतिरंजित बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूर्वोत्तर के लोगों की भावना की बात कर रहा हूं। आज पूर्वोत्तर कहाँ है? आज पूर्वोत्तर का हर शख्स बोलता है कि पहले लोग बोलते थे कि दिल्ली बहुत दूर है, अब लोग बोलते हैं दिल्ली है कहाँ दूर। और सिर्फ पूर्वोत्तर के साथ सबसे बड़ी क्या दिक्कत थी? कम्युनिकेशन की दिक्कत, यातायात की दिक्कत थी जी। आज आइजोल, मिजोरम की राजधानी, जहां तक जाने में बहुत दिक्कत होती थी, आज मिजोरम के लोग राजधानी में बैठकर दिल्ली तक पहुंच रहे हैं। ईटानगर के, अरुणाचल के लोग ईटानगर नाहरलगुन में बैठकर राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली तक जा रहे हैं। और पूर्वोत्तर से देश के अधिकांश प्रमुख शहरों के लिए सीधी रेलगाड़ी है। क्यों नहीं हुआ अभी तक? क्या हुआ? पिछले कई सालों से गुवाहाटी से जो ब्रॉड गेज, सिलचर या अगर आप बोलिए कि अगरतला तक लंबित पड़ा हुआ था, रेल लाइन बन नहीं पा रही थी, उग्रवादियों का प्रॉब्लम हो रहा था जी। ऐसा क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वो सारी योजनाएं अपने समय वक्त पर चलने लगी?
और रेल के लिए पूर्वोत्तर के साथ देखिए, अगर पूर्वोत्तर का विकास चाहते हैं तो कम्युनिकेशन चाहिए जी, यातायात की उत्तम व्यवस्था चाहिए। वो श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बिल्कुल कनेक्टिविटी पे एक बड़ा फोकस दिखाई पड़ रहा है और आज ये जो मौजूदा दौरा है प्रधानमंत्री का उसमें भी वो खास तौर से दिखाई पड़ा। मैं आपके पास फिर से आता हूं सोमनाथ जी, सवाल ये कि अगर बंगाल की बात आती है तो घुसपैठियों का जिक्र लगातार होता है और आज भी इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने लगातार ममता दीदी, टीएमसी को और आपकी सरकार को घेरा है, साफ तौर से कहा कि साहब आपका एक वोट बैंक है, इसलिए आप उनके साथ खड़े नजर आते हैं, एसआईआर की प्रक्रिया में भी आप उनके साथ खड़े हुए हैं। जस्ट दो सेकंड, ठीक है। देखिए, अगर फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दे रहा है, पश्चिम बंगाल भारत का अंदर ही एक राज्य है, अगर जमीन नहीं दे रहा है, अगर वहां से घुसपैठी आ रहे हैं, ये देश के लिए खतरा है। अगर देश के लिए पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट खतरा है तो ये गवर्नमेंट को हटाना चाहिए, तो राष्ट्रपति शासन जारी करो, नहीं तो इलेक्शन में तो ये लोग जीत नहीं पाएंगे। इलेक्शन राष्ट्रपति शासन जारी करके देश को सुरक्षा के लिए पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट को हटाना चाहिए, तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब आप चुनाव के समय विक्टिम कार्ड खेलने का एक तरीके से प्रोवोक कर रहे हैं। वही बोल रहा हूँ। एसआईआर हुआ 58 लाख ऐसा कुछ नाम बात जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश और उससे भी कम है, बाकी बिहार से भी कम है। हम लोग तो वही बोल रहा हूँ, इतना दिन आप लोग बोल रहा था 1.5 करोड़ 2 करोड़ रोहिंगा है, एक रोहिंगा को नाम आप लोग अभी तक निर्वाचन कमीशन से, इलेक्शन कमीशन अभी तक पब्लिश नहीं किया। हम लोग तो वही जानना चाहता हूं कितना बांग्लादेशी है यहाँ पर। एसआईआर में 58 लाख ऐसा आदमी आप लोग माइनस कर रहे हैं जी, तो इसमें कितना बांग्लादेशी 58 लाख में से जो सोमनाथ जी, जो 58 लाख जो नाम कटे हैं, सर आप ही की बात, सर आप ही से कर रहा हूं सोमनाथ जी, जो 58 लाख नाम कटे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी ने कितने लोगों के नाम दाखिल करने के लिए दावे किए हैं, आपने कितने को उसके साथ खड़े हुए, वो भी तो संख्या बताइए सर। नहीं, वही तो मैं बोलना चाहता हूं। अगर बांग्लादेशी यहाँ पर घुसा है, उसका कितना नंबर है, इसको क्यों उस पर फिर बांग्लादेश में क्यों नहीं भेज रहे? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जिम्मेदारी है ना। बांग्लादेश से कैसे आ रहा है, वहां पर बीएसएफ है, वहां से सेंट्रल फोर्स रहते हैं, वहां से बांग्लादेश से आम आदमी आ रहा है कैसे? फिर अगर यहाँ पर बांग्लादेशी लोग आइडेंटिफाई हुआ तो उसको उस पर कितना, बांग्लादेश में कितना आदमी को भेजा है इंडियन गवर्नमेंट, ये तो हम लोग भी जानना चाहते हो। हम लोग आम आदमी है बंगाल में रहने वाला, उसीलिए तो प्रक्रिया चल रही है, इसका विरोध आप लोग कर रहे हैं। राजेशी जी, सवाल ये कि साहब कितने बांग्लादेशी रोहिंग्या अभी तक केंद्र सरकार ने पकड़ के बाहर किए, वो संख्या तो बताइए। ठीक है सोमनाथ जी, आपका पॉइंट आ गया, प्लीज आपके पॉइंट पे जवाब लेते हैं प्लीज। राजेशी जी, कितने लोग आप लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं ये तो बताइए, आप लोग खाली आरोप लगाते हैं। आपकी राष्ट्रीय चैनल में आप किसी दिन वेस्ट बंगाल डायरेक्टर जनरल पुलिस और डायरेक्टर जनरल बीएसएफ इन दोनों को बुला के इनसे पूछिए। क्यों मैं बता रहा हूं, पकड़ना बीएसएफ का काम है, बीएसएफ पुलिस नहीं है। बीएसएफ हैंडओवर कर देती है पश्चिम बंगाल पुलिस को, अब उसके खिलाफ मुकदमा करके उसको पुशबैक करना, इसका दायित्व पश्चिम बंगाल पुलिस की होती है। कितने सारे केसेस बीएसएफ ने डायरेक्टर जनरल बंगाल को हैंडओवर किया है और बंगाल पुलिस ने इसमें कितने सारे एक्शंस लिए हैं। मैं आपको ये जब से एसआईआर शुरू हुआ है, उत्तर 24 परगना, नदिया, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में से हाकिमपुर बॉर्डर, स्वरूपनगर बॉर्डर, इन बॉर्डर में जितने सारे लोग खड़े होके जो पश्चिम बंगाल सरकार की जो सोशल प्रोजेक्ट्स की पैसा, लक्ष्मी भंडार की 1000 रुपए जिनको हर महीने मिलता था, वो लोग वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। ये सभी मीडिया चैनल्स ने दिखाया है। अगर ये सोमनाथ बाबू ने नहीं दिखाया है तो मैं ये नहीं कह सकता हूं। ठीक है, जल्दी से क्या ये समस्या अभी की है? प्रकाश जी जल्दी से, ये समस्या घुसपैठ को लेकर ये कितना बड़ा इस बार मुद्दा होने जा रहा है? जल्दी से प्रकाश जी आपसे प्लीज, राशि जी थोड़ा समय की सीमा है प्लीज, प्रकाश जी जल्दी से। हाँ आरेंद्र जी, देखिए ये विक्टिम कार्ड खेलने की राजनीति है, चुनाव सामने इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। मतदाता संशोधन सूची है, इस बात को समझ लेना चाहिए। ये कोई बांग्लादेशियों की पड़ताल करने का उपक्रम नहीं है। कितना है और हाँ हम बता रहे हैं कितने, हम बताते हैं। आपका जो सोमनाथ जी प्लीज प्लीज, सोमनाथ जी प्लीज, सोमनाथ जी प्लीज, समय बड़ा सीमित है। सोमनाथ जी प्लीज
जल्दी से प्रकाश जी अपनी बात पूरी करिए। आप उनसे 5,000 से 10,000 रुपए के एवज में बांग्लादेशियों को कन्वर्ट करके भारत की नागरिकता दिलवाने का काम यहाँ के लोग करते हैं, और ये सैकड़ों लोग जो है बांग्लादेश से आए हुए बताते हैं। अनुमति दे रहा है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन निश्चित तौर से असम हो या बंगाल हो, मामला गरमाया हुआ है घुसपैठ से लेकर विकास को मामले पे लेके और कैसे सरकार है उसके कामकाज को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते, ब्रेक उसके बाद जब वापस आएंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। थैंक यू। क्या सोच रहे हैं प्रमोद भैया? कमाई बढ़ जाए, बच्चे को स्कूल भेजना है। अरे तो काम काहे नहीं बढ़ रहा है? उसके लिए चाहिए होती पूंजी। अरे PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत हम जैसे रेडी पटरी वाले को सरकार बिना किसी गारंटी के बहुत आसानी से 15,000 का लोन देती है। कैसे? PM स्वनिधि योजना में खुद को रजिस्टर करना बहुत आसान है। हाँ। इसके लिए आपको नगर निगम के ऑफिस में जाना पड़ेगा, और नहीं तो PM स्वनिधि योजना के वेबसाइट पे जाकर के खुद को रजिस्टर कर लीजिए। देखिए, एक बार अगर आपने लोन चुका दिया तो दूसरी बार 25,000 का और तीसरी बार पूरे 50,000 का लोन मिल सकता है। PM स्वनिधि योजना, उत्थान, सम्मान और स्वाभिमान। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। पश्चिम बंगाल में बीते दिनों कई अलग अलग मुद्दों पर हुई हिंसा के बाद से ममता बनर्जी की सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और बीजेपी ने TMC सरकार पर घुसपैठियों को संरक्षण देने के नाम पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। SIR के विरोध के बीच और प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा को लेकर हिंसक प्रदर्शन के बाद ममता बनर्जी ने हिंसा के समर्थन में बयान दिया था, जिसके बाद से राज्य सरकार की निष्ठा गंभीर सवालों के घेरे में आ गई। जिसके बाद पूरा मामला सियासी रूप से और ज्यादा गर्मा गया है। पश्चिम बंगाल में बीते दिनों हुई हिंसा के बाद अभी भी तनाव का माहौल बना हुआ है। जिन इलाकों में हिंसा हुई वहां अभी भी भारी पुलिस बल तैनात हैं, लेकिन स्थानीय लोगों में सुरक्षा का भाव नहीं बन पा रहा है। बंगाल के अलग अलग इलाकों में कहीं SIR के मुद्दे पर TMC के नेताओं ने हिंसा की तो सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की गई। इसी तरह प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा को लेकर भी बंगाल के कई इलाकों में बीते दिनों हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसके बाद ममता बनर्जी की सरकार पर कानून व्यवस्था संभाल नहीं पाने के आरोप भी लग रहे हैं। बीजेपी ने कहा है कि TMC सरकार के संरक्षण में बंगाल में हिंसा हो रही है, जिसके चलते घुसपैठियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। तो TMC नेता हिंसा पर सफाई देते नजर आ रहे हैं। ये बहुत पेनफुल होता है जब भी ऐसा इंसिडेंट होता है, तो ये इंसिडेंट्स बार बार नहीं होने चाहिए और इसकी सरकार को नोट देनी होगी। ये घटना हमने पिछले साल भी देखा था मुर्शिदाबाद में, शामशेरगंज धुलियान में, जब चुन चुन के हिंदुओं के घर जलाया जा रहा था, तब भी पुलिस चुपचाप बैठी थी। तो ममता बनर्जी की जो पुलिस है वो एकदम असहाय है। बीते दिनों ईडी रेड में ममता बनर्जी की दखलंदाजी और SIR प्रक्रिया के विरोध को लेकर भी बंगाल की राजनीति गरमाई हुई है।
केंद्रीय एजेंसी के काम में अड़चन डालने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को नोटिस भी जारी किया है। इन घटनाओं के बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी की नकारात्मक राजनीति पर हमला बोला है। वो विकास से बंगाल वंचित रह गया है केवल ममता बनर्जी की नकारात्मक पॉलिटिक्स की वजह से। ऐसी मानसिकता और ऐसे भ्रष्टाचारियों के लिए बंगाल में कोई स्थान नहीं। जांच में किसी को क्यों घबराना? जांच से किसी को इस तरह नहीं घबराना। अगर कोई जांच से घबराता है तो फिर समझिए कुछ दाल में काला है। रविवार को प्रधानमंत्री ने सिंगूर में विशाल रैली को संबोधित किया। सिंगूर वही जगह है जहां टाटा की नैनो फैक्ट्री लगनी थी और ममता बनर्जी के विरोध के बाद वहां वो फैक्ट्री नहीं लग पाई। पीएम ने सिंगूर से ममता बनर्जी पर राज्य के औद्योगिक विकास को रोकने का आरोप लगाया तो स्थानीय लोगों ने भी ममता दीदी को इलाके में विकास न करने के लिए घेरा। इस बंगाल में कुछ नहीं उन्नति हुआ है, कुछ नहीं। युवा समाज सब शेष हो गया और हम लोग भी चाह रहे हैं सिंगूर में कुछ ना कुछ इंडस्ट्री आएंगे, यहाँ पे सब कुछ होंगे। सिंगूर का भविष्य या बांग्ला भविष्य उन्नति होगा। हम लोगों को बहुत ही उम्मीद है क्योंकि उन्हें महिला को भी बहुत काम दिया है, महिला के बारे में भी बहुत कुछ किया है, इसलिए हम सबको उनके ऊपर भरोसा है। इस बीच एसआईआर के मुद्दे पर भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। राज्य सरकार ने 2 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची में फर्जी या अनुपस्थित मतदाताओं के नाम अवैध रूप से शामिल के आरोप में 4 अधिकारियों के खिलाफ निलंबन आदेश को वापस लेने की मांग की थी। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के सीईओ के कार्यालय को सूचित किया है कि जिला मजिस्ट्रेट आयोग के पहले के आदेश के अनुसार इन 4 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ममता सरकार जहां कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सवालों के घेरे में है तो विकास विरोधी छवि के साथ उनके ऊपर घुसपैठियों को संरक्षण देने के नाम पर एसआईआर का विरोध करना भी भारी पड़ता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। प्राचीन तमिल साहित्य में जीवंत त्रिपुरारी की नगरी काशी में संस्कृति का अद्भुत समागम। एक आत्मा, एक विचार, एक संस्कार, केवल प्रकटीकरण 2। पहला ज्ञान की राजधानी, दूसरा संस्कृति और कला का गढ़, और दोनों के मिलन का नाम है काशी तमिल संगमम। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काशी के नमो घाट से प्रारंभ हुए काशी तमिल संगमम के वर्ष 2025 के संस्करण का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। सांस्कृतिक समागम की सतत प्रक्रिया तमिल करकलाम के जरिए हो रही है और प्रगाढ़। काशी तमिल संगमम भारत की सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक और आध्यात्मिक साझेदारी को सशक्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार कर रहा है। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किड बैग। आरबीआई कहता है पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन।
गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी ने कई दशकों के बाद बीएमसी में भी जबरदस्त जीत हासिल की है। इन नतीजों ने महाराष्ट्र की सियासत की एक अलग तस्वीर पेश की है, जहां सीएम देवेंद्र फडणवीस का कद और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस बीच मुंबई समेत अन्य शहरों में भी बीजेपी को मिली बढ़त के बाद सहयोगी दलों के साथ बैठकों का दौर चालू हो गया है और जल्द ही मेयर का नाम तय करने को लेकर बैठकों के माध्यम से कवायद शुरू हो गई है। बीएमसी चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीएमसी में पहली बार भाजपा का मेयर बनने का रास्ता साफ हो गया है। मुंबई के 227 वार्डों में से भाजपा ने 89 वार्ड जीते हैं, जबकि शिंदे गुट को 29 सीटों पर जीत मिली है। बहुमत के आंकड़े 114 हैं। मेयर के लिए भाजपा को शिंदे गुट के 29 पार्षदों की जरूरत होगी। बीएमसी में जीत के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जो प्रधानमंत्री के साथ है, हम उनके साथ हैं। मेयर महायुति का होगा, कोई विवाद नहीं है। महाराष्ट्र ने इस बार तय कर दिया था कि जो मोदी जी के साथ, हम उनके साथ। इसलिए आप देखिए, बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनी और हमारे साथ जहां हमारे अलायंस पार्टनर थे, उनको भी लोगों ने मतदान किया। तो महाराष्ट्र इस बार पूरे तरीके से मोदी जी के साथ, बीजेपी के साथ, अलायंस के साथ था। बीएमसी में मेयर के सवाल पर शिवसेना शिंदे के नेता संजय निरुपम ने कहा कि बीएमसी में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। महायुति का जब महापौर होगा तो पूरे मुंबई में जबरदस्त विकास होगा। आज बहुत खुशी की बात है कि ट्रिपल इंजन की सरकार मुंबई में स्थापित होने जा रही है। शिवसेना और बीजेपी के ज्वाइंटली के संयुक्त रूप से हमारा अपना महापौर स्थापित होने जा रहा है और ऐसे मुंबई जो सपनों की नगरी है, उसके ऊपर महायुति का जब महापौर होगा तो पूरे मुंबई में एक जबरदस्त तरीके का विकास होगा और पूरी दुनिया को मुंबई का बदला हुआ चेहरा मुहरा दिखेगा। बीएमसी में अगर ठाकरे बंधुओं की बात करें तो शिवसेना उद्धव गुट 65 वार्डों के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि मनसे को 6 सीटें मिली। वहीं एनसीपी एसपी को 1 सीट मिली है। इन तीनों पार्टियों की सीटें मिला दें तो कुल सीटें 72 होती हैं। वहीं कांग्रेस ने 24 सीटों पर जीत दर्ज की है। ओवैसी की पार्टी ने 8 सीटों पर और समाजवादी पार्टी ने 2 वार्डों में जीत हासिल की है। अगर पूरा विपक्षी खेमा एक हो भी जाए तो कुल आंकड़ा 106 होगा, यानी बहुमत से 8 सीटें कम। इसी वजह से महाराष्ट्र में विपक्ष बौखलाया हुआ है और शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने एकनाथ शिंदे पर हमला करते हुए कहा कि आज मुंबई की जनता ने दिखा दिया है कि असली शिवसेना कौन है। मुंबई ने ये जरूर दिखाया है कि आप हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह ले सकते हैं, पार्टी का नाम हमसे खींच सकते हैं, पूरे पैसे झोंक सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं हमारी जो अस्तित्व है कि हम किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद का अस्तित्व खत्म करने की कोशिश करेंगे। पर मुंबई की जनता हमारे साथ खड़ी हुई है। हमारे पास जितने वो कॉर्पोरेटर्स थे, उससे 3 गुना हमें वापस जीत कर भेजा है, एक मजबूत विपक्ष के रूप में भेजा है। चुनाव के नतीजे तो आ गए हैं, लेकिन अभी मेयर का नाम फाइनल नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया है कि महायुति की बैठक में मेयर पर फाइनल फैसला जल्द लिया जाएगा। पारदर्शी तरीके से बीएमसी चलेगी, जिम्मेदारी से 5 साल चलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने मुंबई में बिहार सेवा ऊर्जा मिलन कार्यक्रम में धर्म को प्रेरक शक्ति बताया है। उन्होंने कहा कि जब तक भारतवर्ष धर्म से निर्देशित रहेगा, वह विश्व गुरु बना रहेगा, क्योंकि दुनिया में इस आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। जब तक भारतवर्ष को धर्म ड्राइव करेगा, भारतवर्ष विश्वगुरु रहेगा, क्योंकि दुनिया के पास नहीं है ये ज्ञान, क्योंकि अध्यात्म नहीं है। वो हमारे पूर्वजों की धरोहर है, हमारे पास आई है। हमारे यहाँ पर हमारा सौभाग्य है कि ऐसे संत महात्मा हमको सदा मिलते आए।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सर्च अभियान के दौरान हुए मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 माओवादियों को मार गिराया है। इसी के साथ 2 दिनों के एनकाउंटर में मरने वाले माओवादियों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। इसमें 4 महिला माओवादी भी शामिल है। मृत माओवादियों की पहचान DVCM दिलीप वेजड़ा, माड़वी कोसा, लखवी मणकाम, राधा मेट्टा के रूप में की गई है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के बाद 2 नग AK-47 राइफल, 1 नग इंसास राइफल, 2 नग 303 राइफल और 1 नग और राइफल बरामद की है। नेशनल पार्क क्षेत्र के एरिया कमेटी में DVCM दिलीप वेजड़ा और अन्य सशस्त्र माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर DRG कोरबा और STF की ओर से शुरू किया गया सर्च अभियान अभी आसपास के क्षेत्र में जारी है। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ठीक है, फिर से सो मत जाना, गिर जाओगी किसी दिन। ठीक है। इतनी शक्ति हमें देना दाता। आज फिर लेट हो, खड़ी रहो वहीं पर। अरे अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। काहे? सड़क बन गई। सड़क अरे वाह। दोस्त है सड़क ये, दोस्त है मेरी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। नफीस जी 45 साल की उम्र में हार्ट अटैक से अचानक चले गए। टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसों से उनके बच्चों की पढ़ाई में सहारा मिलेगा। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। बीते साल से बांग्लादेश में शेख हसीना के अपदस्थ होने के बाद से शुरू हुए अस्थिर हालात अभी भी जारी है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बड़ी संख्या में हिंसा हो रही है और हिंदुओं की हत्याओं सहित उनकी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाने का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। बीते 1 महीने में ही 11 हिंदुओं की हत्या के बाद से हालात और ज़्यादा खराब हो गए हैं। कल भी एक हिंदू व्यक्ति की बांग्लादेश में हत्या के बाद से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय ने सुरक्षा की मांग और तेज कर दी है और ज़्यादा तेज करने के साथ साथ सभी घटनाओं की न्यायिक जांच की मांग भी की है। बांग्लादेश में चुनाव से पहले अल्पसंख्यकों की हत्या के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामले में गाजीपुर जिले में एक हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना से स्थानीय समुदाय में आक्रोश है।
ताजा मामले में गाजीपुर जिले में एक हिंदू व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। इस घटना से स्थानीय समुदाय में आक्रोश है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक पीड़ित की पहचान 55 साल के लिटन चंद्र घोष के तौर पर हुई है, जिन्हें काली के नाम से भी जाना जाता है। घोष की 12 नगर रोड पर बैशाखी स्वीट मीट एंड होटल नाम की मिठाई की दुकान थी। शनिवार सुबह जब झगड़ा हुआ तो घोष दुकान पर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि मामले में आरोपी परिवार का एक आदमी घोष की दुकान पर पहुंचा, जिससे स्टाफ से बहस हो गई। मामला इतना बढ़ा कि आरोपी ने लिटन को घूंसे और लात मारकर गिरा दिया, जिससे वो जमीन पर ही गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में एक परिवार के 3 सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। स्थानीय हिंदू समुदाय में गहरी असुरक्षा और भय व्याप्त है। लोगों का कहना है कि यह मामला अचानक नहीं बल्कि पूर्व नियोजित था और लंबे समय से चले आ रहे सांप्रदायिक द्वेष का परिणाम है। इससे पहले शुक्रवार को भी गाजीपुर जिले में ही एक कार चालक ने पेट्रोल पंप पर काम करने वाले एक हिंदू युवक को पेट्रोल की कीमत चुकाए बिना वहां से जाने की कोशिश करने से रोकने पर वाहन से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया था। मृतक की पहचान 30 वर्षीय रिपन साहा के रूप में हुई, जो गोलंदा मोड़ स्थित करीम पेट्रोल पंप पर काम करता था। पुलिस ने गाड़ी जब्त कर उसके मालिक और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। सिर्फ 1 महीने के अंदर देश भर में 11 हिंदुओं की हत्या की जा चुकी है। देश में बढ़ रही हिंसा, अराजकता और भेदभाव को रोकने की मांग को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने शनिवार को राजधानी ढाका स्थित राष्ट्रीय प्रेस क्लब के सामने रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों की ओर से 5 प्रमुख मांगे रखी गईं। इनमें हिंसा के दौरान हुई हत्याओं की न्यायिक जांच, जल्द से जल्द सुनवाई, सरकारी संस्थानों में अल्पसंख्यकों का समान प्रतिनिधित्व, चुनाव के बाद सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेना की तैनाती और झूठे मामलों का सामना कर रहे बंदियों की बिना शर्त रिहाई शामिल है। यह विरोध रैली बांग्लादेश अल्पसंख्यक वकील एकता संगठन द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें वरिष्ठ वकील, अल्पसंख्यक नेता और कई संगठनों के प्रतिनिधि शामिल रहे। साल 2022 की जनगणना के अनुसार बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी लगभग 1.313 करोड़ है, जो देश की कुल आबादी का लगभग 7.95% है। जनवरी की शुरुआत में बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने एक बयान में आरोप लगाया था कि जैसे जैसे आम चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, देश में सांप्रदायिक हिंसा खतरनाक दर से बढ़ रही है। बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए मतदान 12 फरवरी को होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस? पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम। शी इज माई क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी।
जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ग्रीनलैंड की सड़कों पर शनिवार को हजारों लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर दिए गए बयानों पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। प्रदर्शनकारियों ने ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है के नारे लगाए हैं। इसी दौरान अमेरिका ने यूरोप के 8 देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान इसलिए किया गया है कि इन तमाम देशों ने ग्रीनलैंड के समर्थन में बयान दिए थे। आज मौनी अमावस्या का पर्व पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। माघ मेले के सबसे बड़े स्नानों में से एक मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में करीब 4.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। तो देश के अन्य प्रमुख धार्मिक शहरों में भी लाखों श्रद्धालुओं का हुजूम पवित्र स्नान के लिए उमड़ पड़ा। आप देखिए इस खबर को, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कड़ाके की ठंड और ठंडे पानी में स्नान, ये नजारा है प्रयागराज के संगम तट का, जहां माघ मेले के पावन स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रयागराज में मौनी अमावस्या स्नान कर रहे श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी की गई। दूर दराज से आए श्रद्धालु बेहद प्रसन्न नजर आए। स्नान कर लिया और काफी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, जो महा महीने का जो मेला चल रहा है जनवरी से लेके और 15 फरवरी तक का, बहुत अच्छा है। यहाँ व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छा लगा। मैं बच्चों सहित परिवार सहित आया हुआ हूँ, काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। बहुत अच्छा लगा, व्यवस्था बहुत अच्छी है और बाकी में इतने अच्छे भव्य माता रानी के दर्शन हुए गंगा जल के, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा नहाए और बहुत अच्छा लगा नहा के। हर हर गंगे। बहुत अच्छा लगा, सच में इतना अच्छा लगा, सुकून मिला बहुत इधर आके। उधर घाट पे जाके इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा हमको। देश के कई भागों में श्रद्धालुओं ने मौनी अमावस्या का पर्व श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया। प्रयागराज के साथ साथ हरिद्वार, वाराणसी, अयोध्या और तमिलनाडु के मायिलादुथुराई और थुथुकुडी में आस्था के पल देखने को मिले। उत्तराखंड के हरिद्वार में मौनी अमावस्या के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हरि की पौड़ी पर गंगा नदी में पवित्र स्नान किया। तो वहीं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में डुबकी लगाई। अयोध्या में भी मौनी अमावस्या के अवसर पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। तमिलनाडु के मायिलादुथुराई में थाई अमावस्या के मौके पर पूम्पुहार बीच पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए। तो वहीं थुथुकुडी में श्रद्धालुओं ने हार्बर बीच पर आदि अमावस्या के मौके पर अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।